So today is the third class of electricity, starting with page number 216, heating effect of electric current. ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो. सपोज इस फैन के अंदर करंट फ्लो होता है, राइट? तो अगर ये फैन ऑन है फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, अगर आप इस फैन को टच करोगे ना, बंद करके बाद में टच करना, हाँ, अब इस फैन को टच करोगे तो यू विल फाइंड इट हैज बिकम हॉट. उसका जो मशीन है, उसकी जो मोटर है, वो गर्म हो चुकी है. सिमिलरली कोई बल्ब ऑन है, 5 घंटे 6 घंटे तक बल्ब ऑन है, सो 5-6 घंटे के बाद उसको ऑफ करके बल्ब को बाहर निकाल लो हाथ से. यू कैन नॉट, बिकॉज द बल्ब हैज बिकम वेरी हॉट. रीजन इज दैट when current passes through any device, when current passes through any wire, then some part of energy converts into heat. जो करंट उसके अंदर पास हो रहा है, some part of that energy converts into heat. उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? सो जब करंट पास हो रहा है किसी फैन के अंदर, so some part of the energy is used to move the blades and some part of the energy is wasted in producing heat to raise the temperature of the device. फैन गर्म हो जाए, कोई फायदा? नो, कोई यूज नहीं. ये ट्यूबलाइट गर्म हो जाए, कोई यूज? बट कुछ अप्लायंस ऐसे हैं जो हीट लिबरेट करते हैं तो ही वो यूजफुल है. ऐसा एक डिवाइस का एग्जांपल मैं बताता हूं. अवन, सबके घर में अवन है, या मान लीजिए गीजर. तो जब हम स्विच ऑन करते हैं, सो गीजर बिकम्स हॉट, एंड बिकॉज इट बिकम्स हॉट इट गिव्स यू हॉट वाटर. अवन में करंट पास करने से इट बिकम्स हॉट, एंड बिकॉज इट बिकम्स हॉट हम उसमें चीजें बेक कर सकते, तो ये हमारा पिज्जा बन सकता. So heating effect of electric current is useful in some devices, but it's not useful in most of the devices. कुछ devices में वो बहुत काम का है, जैसे इलेक्ट्रिक अवन, सैंडविच मेकर, टोस्टर मशीन, गीजर, हीटर, इलेक्ट्रिक आयन. तो ये सब चीजें गर्म होंगी ना तो ही वो यूजफुल. So let's come to the textbooks everyone. I am on page 216. Right? Come to the 6th line. A part of the source energy in maintaining the current may be consumed into useful work. Rest of the energy may be expended. Expended का मतलब released. The rest of the energy is expended. Expended means released in heat to raise the temperature of gadget. Gadget मतलब कोई डिवाइस, ठीक है? Let's go further. For example, an electric fan becomes warm if used continuously for long time. On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, what is the meaning of purely resistive? Purely resistive मतलब जिसका रेजिस्टेंस बहुत, जिस इलेक्ट्रिक डिवाइस का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो उसमें हीट बहुत ज्यादा लिबरेट होगी. बिकॉज रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा ना, तो करंट बहुत कम फ्लो होगा, ना के बराबर. ठीक है, करंट ना के बराबर फ्लो होगा और सारा का सारा करंट वेस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट. बहुत सारा हीट लिबरेट. इसका मतलब ये है कि बहुत सारा हीट लिबरेट करने के लिए सर्किट के रेजिस्टेंस को काफी बढ़ाना पड़ेगा. मतलब गीजर के अंदर, अवन के अंदर, इन सब चीजों के अंदर रेजिस्टेंस इज वेरी, दे आर प्योरली रेजिस्टिव. अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जब किसी डिवाइस में करंट फ्लो होता है तो उसमें कितना हीट लिबरेट हो, हाउ मच हीट इज जनरेटेड व्हेन द करंट पासेस थ्रू एनी डिवाइस. तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं. फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से ये पता चलेगा हाउ मच हीट इज जनरेटेड. सो उसके लिए प्लीज फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक. हम लोग कंसिडर करते हैं दैट अ करंट I flows through a resistor of resistance R. Let the potential difference across it be V. Let T be the time during which the charge Q flows. The work done in moving the charge Q through a potential difference V
is VQ. Work done equal to VQ. What does it mean? See. चलिए, so try to understand heating effect of electric current. हमने एक रेजिस्टर को सपोज किया है. रेजिस्टर मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस. हमने एक रेजिस्टर को सपोज किया है. सपोज उस रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है. सपोज उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q. कितने सेकंड्स के लिए, ये सब पहले सपोज करके देख. जस्ट रीड अप. Current is I, potential difference is V, charge flowing is Q, time is T, potential difference is V. Confirm? आगे बोलो. Now, we have studied the formula of potential difference in the first section of this class. Electricity का V equal to W upon Q. Potential difference की formula V equal to W upon Q. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा? W equal to ये V और Q क्रॉस मल्टीप्लाई. Also, हमने पावर स्टडी किया था इन स्टैंडर्ड 9th. स्टैंडर्ड 9th में ये स्टडी किया था पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और W कितना है? V. सो P इक्वल टू VQ अपॉन T. याद है? ठीक है. अब इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला है I इक्वल टू Q अपॉन T. क्या फॉर्मूला था? I इक्वल टू Q अपॉन T. सो आप क्या कीजिए, Q अपॉन T की जगह क्या लगा दो? I. तो क्या हो जाएगा? सो P इक्वल टू VI. यहाँ तक क्लियर है सबको? इट मीन्स दैट द पावर जनरेटेड P इज इक्वल टू V इंटू I. लेट्स गो फॉरवर्ड. Also in lower classes we have studied P equal to W upon T, correct? Cross multiply. W equal to P. P आपने अभी डिराइव किया. P क्या डिराइव किया? So W equal to VI. अब जो डिवाइसेस हाईली रेजिस्टिव होते हैं, they release a lot of heat. So the heat released, work done by the source is expended, मतलब released in the form of heat. So work का यूनिट जूल होता है, हीट का यूनिट भी जूल. तो हम ऐसे लिख सकते हैं H इक्वल टू VI. I repeat, वर्क का यूनिट जूल, हीट का यूनिट भी जूल. सो वर्क की फॉर्मूला हम हीट को भी दे सकते हैं. सो H इक्वल टू VI. नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू तो V की जगह IR लगा दो, क्या हो जाएगा? IR इंटू IT. I इंटू I. So H equal to I square. So this formula is known as Joule's law of heating. This formula is known as Joule's law of heating. और ये जो फॉर्मूला है ना डियर, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला आपको ये बताती है कि कौन सा अप्लायंस कितनी हीट जनरेट करेगा. जो हीट जनरेट होती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. नंबर 1, हीट डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ करंट. हीट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस. हीट डिपेंड्स ऑन टाइम. मतलब समझो डिटेल. हीट डिपेंड्स ऑन करंट. इट मींस दैट मोर द करंट, मोर विल बी द हीट प्रोड्यूस. हीट डिपेंड्स ऑन जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना हीट प्रोड्यूस. एंड थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन मतलब ये फैन या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितना ज्यादा देर तक ऑन होगा उतना ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस. इज इट क्लियर? सो इस फॉर्मूला को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इट इज देयर ऑन पेज नंबर 216 and 217 of the textbook. Please everybody see the textbook. यहाँ देखो, कंसिडर अ करंट I. वहां से लेके कम टू पेज 217, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, और उसके बाद 3 फैक्टर्स लिखे हुए हैं ऑन विच द हीट रिलीज डिपेंड्स.
तो प्लीज एक बार इसको आप रीड कर लीजिए एंड इफ एनी डाउट्स प्लीज आस्क। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। So if you read the heading, you will understand कि हम यहाँ पे क्या सिखाने वाले हैं। Here we are going to see what is a practical application, मतलब heating effect of electric current कहाँ काम आता है, where exactly it is used. So उसके लिए in the textbook we are given 2 good examples, but before that हम एक बार revise कर लेते हैं। Heating effect of electric current, जैसे मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर एक्सेट्रा, इन डिवाइसेस में काम आता है। वहां पे हीट लिबरेट करना इज वेरी वेरी यूजफुल। सो इसके 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, 2 एग्जांपल समझा देते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज अ बल्ब। अब बल्ब में कैसे हीटिंग इफेक्ट काम आता है, अंडरस्टैंड, राइट। इलेक्ट्रिक करंट जब बल्ब से पास हो, सो आपको पता है द बल्ब विल ग्लो। ग्लो मतलब उसमें से लाइट एमिट होगा, ओके। बल्ब के अंदर अगर आपने बल्ब को ध्यान से देखा हो, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ बल्ब, सो इनसाइड द बल्ब यू विल फाइंड पतली पतली कुछ लाइंस इनसाइड द बल्ब। बल्ब को अगर हाथ में लेके ऐसे देखना, inside the bulb there are some patla filaments, we call it filaments, and these filaments are made up of tungsten. Please remember tungsten. Why tungsten? Let's understand. The reason is that जब करंट पास होता है ना बल्ब में से, तो हीट जनरेटेड इतना ज्यादा होता है कि और अगर कोई मेटल लेंगे ना तो वो गर्म हो जाएगा और पिघल जाएगा। हीट इतनी ज्यादा लिबरेट होती है that the metal will melt. तो इसलिए हमने एक ऐसा मेटल सिलेक्ट किया है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। जैसे टंगस्टन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इज 3380 डिग्री सेल्सियस, वेरी हाई। तो इतने टेम्परेचर इसका मेल्टिंग पॉइंट, and because it has a very high melting point, it is used to make bulb filaments. दूसरी बात, ये जो फिलामेंट है ना, ये थर्मली आइसोलेटेड होना चाहिए। थर्मली आइसोलेटेड का मतलब इनसाइड एयर शुड नॉट गो आउटसाइड एंड आउटसाइड एयर मस्ट नॉट एंटर इनसाइड। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, इनसाइड द बल्ब, ये इसका इनर रीजन जो है ना, फिलामेंट और ये बाहर के ग्लास के बीच का रीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस फिल्ड होता है। व्हाट इज फिल्ड? नाइट्रोजन गैस। अब जो नाइट्रोजन गैस है ना, उसका काम क्या है? सो अंडरस्टैंड दैट नाइट्रोजन गैस फिलामेंट को थर्मली आइसोलेट करता, मतलब ये आउटसाइड गैसेस को अंदर नहीं आने देता। वो तो बल्ब भी प्रोटेक्ट करता है, पता है ना, बल्ब का बीच आउटर रीजन क्या होता है? ग्लास। बट इनसाइड देयर इज एन इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस। इनएक्टिव मतलब वो किसी और गैसेस के साथ रिएक्ट ना, वो टंगस्टन के साथ रिएक्ट। सो प्लीज कम टू टेक्स्ट बुक्स एवरीवन। द इलेक्ट्रिक हीटिंग पेज 218 is also used to produce light as in electric bulb. Here the filament must retain, means the filament must get as much of heat generated as possible so that it becomes very hot and emits light. बल्ब के अंदर जैसे ही करंट पास होगा तो ये सारा करंट टंगस्टन के पास चला जाएगा, टंगस्टन हीट होगा और जितना ज्यादा वो हीट होगा उतना ज्यादा लाइट एमिट। It must not melt at high temperature. A strong metal with high melting point like tungsten is used for making filaments. The filament must be thermally isolated as much as possible using insulating support, etc. The bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gas to prolong, means to increase the life of filament. Right? So keep this in mind that a filament of a bulb uses
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो इस प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। जितना ज्यादा वो गर्म होगा, जितना ज्यादा वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा, उतना ज्यादा वो लाइट को एमिट करेगा। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। अब जो सेकंड एग्जांपल है, इट इज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। चलो, टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्यूज, से फॉर एग्जांपल ये हमारे घर का एयर कंडीशनर, ओके, या ये हमारे घर का वॉशिंग मशीन। अभी जो बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं ना, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू अ फ्यूज। कोई ना कोई एमसीबी या कोई ना कोई फ्यूज उसके साथ कनेक्टेड है। जैसे इस रूम में आप देखेंगे एयर कंडीशनर के पास में एक फ्यूज लगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रिशियन वायरिंग इस तरह करता है that the current first enters and then the current goes to appliance. That's clear? अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करो फ्यूज नहीं है, इमेजिन करो फ्यूज नहीं है। अब जब फ्यूज नहीं है तो क्या हो? करंट डायरेक्टली अप्लायंस में जाएगा, राइट सर? ओके, हमें ये भी पता होता है कि हमारे पास जहां से करंट आता है, से फॉर एग्जाम्पल आपके घर में टॉरेंट पावर से करंट आ रहा है या जीईबी से करंट आ रहा है, जिस कंपनी से आपके वहां करंट आ रहा है, उसमें कई बार वोल्टेज में फ्लक्चुएशन, कई बार आपको लगता है लाइट थोड़ी डिम होगी, खुद ब खुद ब्राइट होगी। इट मींस वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आपकी गलती है नहीं, वहां से वोल्टेज में फ्लक्चुएशन। वोल्टेज जब कम ज्यादा होगा तो करंट भी कम ज्यादा होगा। अगर इस अप्लायंस के अंदर जरूरत से ज्यादा करंट गया, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, से फॉर एग्जांपल उसकी रिक्वायरमेंट है 10 एम्पियर, लेकिन करंट जा रहा है 12 एम्पियर। सो व्हेन मोर करंट एंटर्स इन द अप्लायंसेस, देन देयर आर चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट। क्यों? करंट जितना ज्यादा जाएगा उतना रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। यस, सो आपकी वायर जो है, अंदर की वायर, दे विल गेट हीटेड अप, गर्म हो जाएगी। क्यों गर्म हो जाएगी सर? क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था? H इक्वल टू I स्क्वायर RT। जितना करंट ज्यादा उतना हीट ज्यादा, तो अंदर की वायर गर्म हो जाएगी। जब अंदर की वायर गर्म हो जाएगी तो उसमें से स्पार्क्स निकलेंगे और इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। पूरा एसी ब्लास्ट हो सकता है, घर में आग लग सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रीजन, मैंने फ्यूज नहीं बनाया। So directly the current flows inside the appliance, which is very harmful. अब if I connect a fuse, मेरे एसी को मान लो 10 एम्पियर चाहिए, तो मैंने फ्यूज लगा दिया 11 एम्पियर 12 एम्पियर का, उससे थोड़ा ज्यादा। मेरे एसी को चाहिए 8 एम्पियर, मैंने फ्यूज लगा दिया 10 एम्पियर। इससे बेनिफिट ये होता है कि मान लो इस फ्यूज की रेटिंग 10 एम्पियर, मतलब ये 10 एम्पियर से कम करंट को फ्लो होने देगा, 10 एम्पियर से कम करंट को फ्लो होने देगा। लेकिन जैसे ही करंट 10 एम्पियर बन जाएगा तो इस फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वायर, मतलब वायर एसी तक, वायर मेल्ट हो जाएगी तो करंट एसी तक नहीं पहुंच पाएगा। मींस द सर्किट हैज और हमारा अप्लायंस बच जाए। अगर वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन आया, अगर इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा और इसका रेटिंग अगर 10 एम्पियर का है, तो फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाएगा। सो दिस विल सेव योर अप्लायंस। इलेक्ट्रिशियन आएगा, फ्यूज चेंज करके चला जाएगा। आपका थोड़ा बहुत लॉस होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना एसी डैमेज होने से। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। एनी डाउट सर? चलो, सो एक बार पहले हम लोग इसको रीड आउट कर लेते हैं। वी आर ऑन पेज नंबर 218, लास्ट पैराग्राफ। इसको एक बार गो थ्रू कर लो, देन वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। सेकेंड लाइन प्लीज फाइंड आउट। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट डज इट मीन? P इक्वल टू W अपॉन T हमने लोअर क्लास में सीखा। सपोज किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में
10 joule of energy is flowing. Yeah, work done by the battery is 10 joule. In how much seconds? 1 second. So 10 upon 1 क्या हो जाएगा? 10. So power is 10 watt. पावर का यूनिट वॉट. पावर के दो यूनिट है, आप जूल अपॉन सेकेंड भी लिख सकते हैं या आप उसको वॉट भी लिख सकते हैं. यू कैन इवन राइट 1 जूल पर सेकेंड और यू कैन राइट 1 वॉट. आई रिपीट, अगर द वर्क डन बाय द बैटरी इज 10 जूल एंड इफ द टाइम इज 1 सेकेंड, सो 10 अपॉन 1 हो जाएगा 10 जूल पर सेकेंड, या आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हो 10 वॉट. ठीक है. अब एक तो ये फॉर्मूला है P इक्वल टू W अपॉन T. दूसरा हमने ये भी देखा था, W मतलब वर्क डन. W की फॉर्मूला चेक करो, हमने VIT प्रूव की थी. जस्ट चेक आउट, वो जो मैथ्स से लिखा था ना उसमें W इक्वल टू VIT या H इक्वल टू VIT हमने प्रूव किया. सो TD कैंसिल. सो P इक्वल टू, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स के लिए. P इक्वल टू, फिर आगे सुनो मोटू. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR. सो V की जगह IR और I एज इज. सो I इंटू I. ये भी पावर की फॉर्मूला है, काम आएगी. दूसरा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू, बोलो यार, V इक्वल टू IR. सो I इक्वल टू U अपॉन V. I इक्वल टू V अपॉन R. लिख सकते हैं I की जगह V अपॉन R. तो I की जगह V अपॉन R. रीजन क्योंकि हमने ओम्स लॉ यूज किया. I की जगह V अपॉन R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R. एक R कैंसिल, क्या बचेगा? V स्क्वायर. सो पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन. सो स्टूडेंट्स, पावर की चार फॉर्मूला है. W अपॉन D यूज कर सकते हो, VI यूज कर सकते हो, I स्क्वायर R यूज कर सकते हो, V स्क्वायर अपॉन R यूज कर सकते हो. सो ऑल फॉर्मूलाज आर देयर. डिपेंड्स कि हमें कौन से सम में कौन सी यूज करनी है, और उस सम को देख के समझ में आ जाए. कम टू द टेक्स्ट बुक एवरीवन. ऑन पेज 219, first look at the definition. The rate of doing work is called power. फिर इलेक्ट्रिक पावर के तीन प्लीज चेक फॉर्मूलाज दिए हुए हैं. P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. The SI unit of electric power is watt, और 1 watt का डेफिनेशन है, प्लीज अंडरलाइन. It is the power consumed by a device that carries 1 ampere current when operated at potential difference 1 volt. अगर किसी डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और अगर उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके पावर को हम कहते हैं 1 वॉट. राइट. सो वॉट एक्चुअली इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ पावर. व्हाट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ पावर? प्रैक्टिकली हम लोग बड़े यूनिट्स यूज करते हैं, किलोवाट, मेगावाट, पावर के छोटे छोटे यूनिट्स. ठीक है. अब ये एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा. फॉर्मूला क्या सीखा है हमने? P इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, W इक्वल टू P. टेल मी, W स्टैंड्स फॉर वर्क. वर्क की यूनिट जूल. P स्टैंड्स फॉर पावर की यूनिट. T स्टैंड्स फॉर टाइम की यूनिट. सो 1 जूल इक्वल टू 1 watt multiplied by 1 second. 1 joule equal to 1 watt into 1 second. Joule is a unit of work done. Watt into second is also unit of work done. So अब से work done का एक नया यूनिट, watt into second. So watt second is small unit of work. लेकिन प्रैक्टिकली हमें एक बड़ी यूनिट चाहिए.
वॉट सेकेंड इज वेरी स्मॉल, तो प्रैक्टिकली मुझे एक बड़ी यूनिट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, वॉट से बड़ा किलोवाट और सेकेंड से बड़ा आवर्स। सो किलोवाट आवर इज अ बिगर यूनिट ऑफ, ये भी वर्क का यूनिट है। तो अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है दैट किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ वर्क, और हम पहले सीख चुके हैं जूल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वर्क, राइट? सो जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क, किलोवाट आवर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वर्क। सो दोनों में रिलेशन क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। सो सी ऑन द बोर्ड नाउ। सो 1 kilowatt hour, 1 kWh means 1 kilowatt hour equal to 1 kilowatt means 1000 volts and 1 hour का मतलब 3600 seconds। 36 1 जा 36 और कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5। चलो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 वॉट सेकेंड्स। याद है? ठीक है। वॉट सेकेंड को क्या बोलते हैं? इक्वल टू जूल। तो वॉट सेकेंड की जगह मैं जूल लगा। अब प्लीज चेक करो, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट एकदम लास्ट में है। यहाँ इस पॉइंट को यहां से हटा के 3 और 6 के बीच में लेके, तो आपने कितने पॉइंट्स को मूव किया? कितने डिजिट्स मूव किया? 1 2 3 4 5 6। सो ये रिलेशन है बेटा, देख 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और 1 किलोवाट आवर को फिजिक्स में 1 यूनिट कहा है। आपके घर में जो लाइट का बिल होता है उसमें लिखा होता है कि इस बार हमने सपोज 320 यूनिट्स यूज किया, तो 320 यूनिट्स मतलब 320 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या बोलते हैं? 1 यूनिट, राइट? सो हियर वी कंप्लीट द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद न्यूमेरिकल से प्लीज नोट कर लो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर्स एंड सेकंड्स। चलिए एग्जांपल 12.7 इलेक्ट्रिक लैम्प having resistance 20 ohm, page number 2.2. Electric lamp having resistance 20 ohm and electric conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate number 1 total resistance, number 2 current through the circuit, and number 3 potential difference across the lamp and the conductor. How to start? See, ये जो resistance है 4 ohm, इसको मैं R1 सपोज कर लेता हूँ, and this resistance of the bulb 20 ohm, इसको मैं R2 ले लेता हूँ। So please check these two resistance are in series connection। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है equivalent resistance। So equivalent resistance R equal to R1 plus R2 values 20 सो चेक करो। नंबर 1 मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चेक टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर वन एंड द सेम, कुछ फर्क नहीं है। अब नंबर 2 देखिए। नंबर 2 हमें पूछा गया है द करंट थ्रू द सर्किट। पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो। सो यूज ओम्स लॉ, V इक्वल टू I। सो I इक्वल टू V। वोल्टेज कितना? 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना? 20। 6 1 जा 6 1/4 को रफ पेज पे पॉइंट पे कन्वर्ट कर लो। सो 2.5 to 0.25 एम्पीयर। 1/4 को रफ में डिवाइड करोगे 1 मिनट। शैल वी गो फॉर नंबर 3 चेक कर दिया मुझे। नंबर 3 पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैम्प एंड कंडक्टर। ध्यान रखना, पहले हम लैम्प की बात करें, पहले कंडक्टर की बात करें। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, यूज द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। सो V इक्वल टू I। लेकिन हमारा जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस 1 है, तो वोल्टेज कितना होगा? 1। लेकिन करंट कांस्टेंट है बिकॉज इट इज अ सीरीज कनेक्शन। और
करंट इज 0.25 सही है कि 1/4 सही है? दोनों सही है। तो 1/4 लूप चलेगा। और रेजिस्टेंस कितना है? 4 क्या बचेगा? सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब। अब बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला V2 इक्वल टू IR। करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस बल्ब का 20 डिवाइड कर 5। और कुछ फाइंड करना है, चेक करो। सो हियर वी कंप्लीट एग्जांपल 12.7। टेक्स्ट बुक में है ना, सब कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। सो जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। So starting with this page 214, example 12.8. So यहाँ पे there are 3 resistors R1, R2, R3. इनका रेजिस्टेंस है 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm. बैटरी का वोल्टेज इज गिवन 12 वोल्ट। कैलकुलेट में नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। सो प्लीज फोकस हियर, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। कौन सा कनेक्शन है डियर? पैरेलल कनेक्शन में क्या कांस्टेंट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कांस्टेंट नहीं होता है? मतलब हमें इसका करंट, इसका करंट, इसका करंट, तीनों का सेपरेटली करंट फाइंड करना है। ठीक है। सो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं, यूज ओम्स लॉ। V इक्वल टू I इक्वल टू V अपॉन R। सो I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 equal to V upon R2 and I3 equal to V upon R3। हर बार वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा बिकॉज इट इज पैरेलल कनेक्शन। वोल्टेज कितना है? फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना है? सेकंड चेक करो, वोल्टेज 12, सेकंड रेजिस्टेंस वोल्टेज 12, थर्ड रेजिस्टेंस। सो 12 अपॉन 5 अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं 2.4 है। 12 अपॉन 10 यहाँ पे हम पहले टेबल लगाते हैं, 6 2 6 पॉइंट में कन्वर्ट करो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर डन। सेकंड चेक कर क्या लिखा हुआ? सेकंड लिखा हुआ है टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल मतलब पूरा। सो इसको हम ऐसे करते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 इज 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। प्लीज हेल्प। 4 ampere is absolutely correct. So 4 ampere is the total current. Done. Come to number 3. टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। पहले मुझे आंसर्स दो। पूरे सर्किट का करंट पता है कितना? 4। पूरे सर्किट का वोल्टेज पता है कितना? तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? ओम अंकल की हेल्प से। V इक्वल टू R इक्वल टू वोल्टेज कितना? पूरा टोटल करंट आंसर 3। इजी। सेम वे टेक्स्ट बुक में भी किया हुआ है। दूसरी बात सुनो, कुछ लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाते हैं 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। उससे भी यही आंसर आएगा 3। ये हमने एक शॉर्ट वे यूज किया है। अगर आपके पास पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, पूरे सर्किट का करंट पता है, तो आप पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो। क्लियर है? सो हियर वी कंप्लीट 12.8। अब चलते हैं 12.9 की तरफ। सो इन एग्जांपल 12.9, वन सर्किट इज गिवन टू अस। इस सर्किट में 5 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, R4, R5। ये फिगर में लिखा हुआ है कैसे वो कनेक्टेड है, और हमें रेजिस्टेंस of the circuit and current of the circuit means I have to find total resistance and total current. How to start? See,
अब ये डायग्राम है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कौन रेजिस्टर सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो इसके लिए क्या करने का, पहले ना इस पूरे सर्किट में अपने आप को करंट मान के घूम के आए। सो ये भी तो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं, पहले हम यहाँ पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब मेरे पास फ्लो होने के लिए दो अलग अलग डायरेक्शन है, क्या सिंगल डायरेक्शन, दो अलग डायरेक्शन, मतलब ये दोनों पैरेलल, बिकॉज सीरीज होते हैं ना तो इट फ्लोज ओनली मतलब ये दोनों पैरेलल में, किसको डाउट। जब ये करंट वापस यहाँ तक पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचने के बाद करंट को फ्लो होने के लिए तीन अलग अलग डायरेक्शन है, मतलब ये तीनों यहाँ तक, ठीक है। सो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, किन दोनों का, सो 1 upon R dash equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। R1 कितना है 10, R2 कितना है 40, 10 और 40 का एलसीएम 40, 10 की टेबल में 40, 40 की टेबल में 40, so 1 upon R dash equal to 1 upon 8, रेसिप्रोकल R dash equal to 8, so R dash की वैल्यू आ गई 8। ये R dash किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, R1 और R2। अब इन तीनों की बात, ये तीन किस में है, पैरेलल, R3 R4 R5 आर इन पैरेलल। अब हम इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करेंगे, सो 1 upon R डबल डैश, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने R डैश सपोज किया, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R डबल डैश इक्वल टू 1 upon R3 प्लस 1 upon R4 प्लस 1 upon R5। फिर अब क्या करेंगे, R3 R4 R5 तीनों की वैल्यूज डाल देंगे। Let's keep the values of R3, R4 and R5. So R3 the value is 30, R4 the value is 20 and R5 the value is 60. So 30, 20 and 60 LCM please 60। सबसे बड़ा होता है वो LCM, 60 is the LCM because 30 की टेबल में भी 60 आता है, 20 की टेबल में भी 60 आता है। 30 की टेबल में 60 का मतलब so total is 6। so 1 upon R double dash equal to 6 upon 660, 6 ones are reciprocal, so R double dash is 10। इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट निकाल दो ना। अब फिगर को मैं एक बार फिर से बना रहा हूं, ध्यान देना, यहाँ बैटरी था, अब इन दोनों को हटा के हमने वहां पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया, कौन सा, R डैश, उसकी वैल्यू कितनी है 8। फिर यहाँ तीन थे ना बेटा, इन तीनों को हटा के हमने एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया, कौन सा, R डैश, और उसकी वैल्यू 10। अब मेरे को चेक करके बताओ, फिर से करंट की तरफ घूमने चलते, चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो करंट का फ्लो होने का सिंगल पाथ है कि दो पाथ है, सिंगल पाथ है, मतलब दिस टू आर इन सीरीज। वेरी गुड, सो R डैश एंड R डबल डैश आर इन सीरीज, सो R इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश, R डैश इज 8, R डबल डैश इज 10, आंसर इज 18। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 18। ये टोटल रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो तुमको बोलो। सो फर्स्ट R में लिखे, अब क्या ढूंढना है, I, फॉर्मूला I इक्वल टू वोल्टेज इज 12 upon 80, 6 2s are 6 3s। अगर आप रफ में डिवाइड करेंगे ना तो 0.666666 चलता है। सो इस सब में पहले R1 R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
फिर उन दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सीरीज कनेक्शन में यूज करना है. सो जस्ट गो थ्रू दिस एंड लेट मी नो. हाँ बेटा. An electric iron consumes energy at the rate of 840 watt when heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum rate. The voltage is 220 volt. What are the current and resistance in each case? So in example 12.10 यहाँ पे दो केस हैं. फर्स्ट, when heating is minimum and second, when heating is maximum. So when heating is minimum, please tell me how much is the power? 360 watt. And when it is maximum, power is 840. दोनों केस में वोल्टेज इज 220 ना. और मैं फाइंड क्या करना है, प्लीज चेक. करंट में रेजिस्टेंस. ओके, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद करंट. एज पर द फॉर्मूला P इक्वल टू, अगर मुझे I फाइंड करना है सो I इक्वल टू P अपॉन V. सेम वे हियर I इक्वल टू P अपॉन. पावर इज गिवन 360 अपॉन 220. 0 0 2 की टेबल लगाता हूँ. बाद में आप रफ में इसको डिवाइड कर लेना, ये आपको करंट है. सेम वे यहाँ पे 840 अपॉन 220. 0 0 कैंसिल. 2 की टेबल लगा रहा हूँ, फिर आप रफ में डिवाइड कर लेना, तो दोनों का करंट मिल गया. इज दैट क्लियर? करंट के बाद मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए? रेजिस्टेंस. So use Ohm's law. V equal to IR. So R equal to V upon I. वोल्टेज आपको पता है, करंट की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा. सेम वे है, वोल्टेज इज 220, करंट की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, सो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा. सो इट्स अ वेरी सिंपल सम व्हिच इज ओवर 12.10. आगे चलता हूँ. ये 12.11. प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन. पेज 217. 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है 100 जूल ऑफ हीट, मतलब H इज गिवन 100 जूल. ईच सेकंड मींस 1 सेकंड. इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस R इक्वल टू 4 ओम. क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस V कैलकुलेट. सो H इज गिवन 100 जूल. H मतलब हीट. अभी हमने फॉर्मूला क्या सीखा? H इक्वल टू I square RT. VIT राइट है, I square RT भी राइट है. कौन सा यूज करूं? I square RT. जो तुम बोलो वो यूज करो. H इक्वल टू I square. H पता है? Yes. पता है. करंट पता है? No. नहीं पता है. रेजिस्टेंस पता है? Yes. टाइम पता है? Yes. सबकी वैल्यू है. 100 इक्वल टू I square इंटू 4 इंटू 4 1 जा 4 अपॉन में ले ले. 100 upon 4 equal to I square. I square equal to 25 इसका स्क्वायर है 5. So current is 5. कोई डाउट सर? क्या ढूंढना है? पोटेंशियल डिफरेंस. So V equal to करंट कितना? 5. रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर 20. सम कंप्लीट. प्लीज चेक. राइट. So this is example 12.11. ऐसा ही एक इजी है. Come to example 12.12. In example 12.12 it is written, an electric bulb is connected to a 220 volt generator and the current is how much?
0.50 एम्पियर और मुझे ढूंढना है पावर। सो पावर की एक सिंपल फॉर्मूला है P इक्वल टू VI। वोल्टेज इज 220 और 0.50 का पॉइंट हटा दो, सो 50 अपॉन 100। सो प्लीज मल्टीप्लाई, सो दैट विल बी योर पावर। सो दिस इज 12.12, राइट? Example 12.13, an electric refrigerator requires 400 watt, rated 400 watt, operates 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at the rate of ₹3 per kilowatt hour? एक रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, उसका पावर कितना दिया हो? 400 watt। एक दिन में कितना यूज करते हैं उसको? ओनली 8 hours। 24 आवर्स ये रेफ्रिजरेटर नहीं चलता, इसलिए 8 आवर्स चलता। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज? कितना एनर्जी चाहिए टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट द रेट ऑफ ₹3 पर किलोवाट आवर? सी, यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 8 आवर्स पर डे दिया हुआ है। यस और नो? टाइम इज इन आवर्स। टाइम इज इन आवर इज अ बिगर यूनिट ऑफ R is a bigger unit of time. R is a bigger unit of time. So power का भी bigger unit है। Watt छोटा है, बड़ा क्या होता है? किलो। पहले इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर, किलो में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000। 0 कैंसिल। Can I say 0.4? Yes. Okay. Now हमें पूछा है एनर्जी रिक्वायर्ड to operate रेफ्रिजरेटर फॉर 30 days। पहले हमें कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट के लिए पहले हमें एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट रेफ्रिजरेटर फॉर 30 days। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको एक फॉर्मूला सिखाया कि W इक्वल टू PT। एक्चुअली फॉर्मूला है P इक्वल टू W अपॉन T, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो W इक्वल टू PT। पावर कितना है? 0.4 किलो। टाइम कितना है एक दिन का? 8 आवर्स। ऐसे कितने दिन? 30। ऐसे 30 डेज। सबको क्लियर है? Yes. रेफ्रिजरेटर का पावर T, टाइम 8 आवर्स, और ऐसे कितने डेज? 30। सो प्लीज हेल्प मी, पॉइंट हटा दो, 4/10 into 8 into 0 हेल्प मी टू मल्टीप्लाई। 4 8s are 96. sure 96। so 96 kilowatt hour per day, sorry for 30 days, क्योंकि हमने सबके सारे के सारे डेज का कैलकुलेट किया। so 96 किलोवाट आवर। अब रेट चेक करो, कॉस्ट ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है ₹3 पर किलोवाट। तो जो भी आपका किलोवाट आया उसको ₹3 से मल्टीप्लाई करो। 288. So cost of energy to operate refrigerator is ₹288. So here we complete all the examples of electricity.